हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए चेकमेट के पार्ट 6 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो डिहाइड्रेट होकर बेहोश हो चुका था और तब जाकर और अब उसे रेस्क्यू करने के लिए जोजंग पहुंच चुका था। उसने तुरंत ईबो को उठाकर बेड पर लिटाया। ईबो को न सिर्फ डिहाइड्रेशन हुआ था बल्कि वो ठीक से सोया भी नहीं था। उसकी जो सोने की हालत थी वो भी बेहोशी से कम नहीं थी। अब चेंग ने उसे बेड पर लिटाया, उसे डिप्रीविन का इंजेक्शन दिया और आईवी ड्रॉप पर लगा दिया। ये वो बस आधी आंखें मूंदे हुए चेंग को देख रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा था। उसकी आंखों में उसके दिमाग ने तो काम करना कब का बंद कर दिया था। उसकी पलकें पूरी तरह से बंद भी नहीं हो रही थी, तो चेंग को अपने हाथों से उसकी आंखें मूंदनी पड़ी। इधर म्या वो तो शॉक हो चुकी थी और कहीं न कहीं पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ आ गया था कि सब चीज़ें जितनी ऊपर से सीधी सादी दिख रही है उतनी है नहीं। शायद उसके अंकल खुश नहीं है। इधर म्या की स्माइल गायब हो गई है, वो परेशान हो गई है। ये देखकर शिनलिंग के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने म्या को संभलने के लिए थोड़ा टाइम दिया और फिर उसके पास जाकर पूछा, म्या तुम ठीक तो हो ना? म्या अचानक से शिनलिंग के गले लग गई और बहुत ज़ोर से रोने लगी। इधर चेंग तो अभी भी ईबो की केयर कर रहा था। दूसरी तरफ म्या बहुत देर तक शिनलिंग के गले लगकर रोती रही और पहली बार उसने शिनलिंग के सामने अपना दिल खोला कि वो किस माहौल से आई है, ईबो के साथ घर पर कैसा सलूक होता था। यहाँ से हमें ईबो की बैक स्टोरी पता चलती है। ईबो बहुत छोटा था, मतलब करीब 10 साल का, तभी उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी जिसका नाम भी म्या था। और शादी के कुछ समय बाद ही उसने एक छोटी सी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जो ये म्या है। ईबो घर में सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़े 3 भाई थे और वो सभी अपने पिता की काम में मदद करते थे, उनका हाथ बटाते थे, जो कि उनका रॉ फिश को पैक करने का बिजनेस था। वो समंदर से मछलियाँ पकड़ते और सिटी में किसी कंपनी को बेच देते। ईबो सबसे छोटा होने की वजह से माँ का दुलारा था, ज़्यादातर समय माँ के करीब रहता था और म्या भी अपनी नानी की जिम्मेदारी थी। इसलिए ईबो, म्या और उसकी मदर के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड था। पर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। ईबो का शरीर बचपन से ही लचीला था। वो चलते वक्त भी अपने हाथ पैरों को मूव किया करता था जैसे डांस कर रहा हो। शायद से ये उसके बचपन का ही टैलेंट था, लेकिन उसके फादर को उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें पसंद नहीं था कि वो इस तरह से डांस करे। अब उन्होंने ईबो की पढ़ाई छुड़वा दी। उसे वो दिन भर काम पर ले जाने लगे। पर काम ख़त्म होने के बाद ईबो वापस से म्या के पास आ जाता। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस किया करते और म्या को शांत कराने के लिए ईबो डांस करके दिखाता और म्या बहुत खुश होती। इसी तरह से समय बीतता गया। ईबो के तीनों बड़े भाइयों की शादी हो गई और जैसा कि सब जानते हैं, एक बड़े घर में 3 अनजान लड़कियां आई और एक दूसरे के कंपटीशन के होड़ में वो ईबो को बहुत ब्लेम करने लगी, हर चीज़ के लिए, उनकी गलतियों के लिए भी, और शायद से हर गलत चीज़ के लिए ईबो पर ब्लेम होता गया। वो अकेला पड़ता गया। ऐसे में बस एक म्या ही थी जो उसका सहारा थी। अब म्या को भी सारी बातें समझ में आने लगी। साथ में उसे ये भी समझ आ गया कि वो उस घर के बेटी की बेटी है और उसके पापा बहुत बड़े घर से हैं। उसकी आंट भी उसके साथ पंगे नहीं लिया करती थी। उसकी बातें घर में मानी जाती थी। उसके नाना भी उसके बात मानते थे। अब म्या ने ईबो के लिए लड़ना शुरू किया। वो उसे हर बार डिफेंड करती और इस चीज़ का परिणाम ये हुआ कि
कि वो बहुत सॉफ्ट बन गया। उसे खुद के लिए लड़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। म्याम्या चीज़ों को देखती समझती स्ट्रॉन्ग होती गई। एक बार तो ईवो के साथ इतने बुरे हालात हो गए कि वो 2 दिन तक बुखार से तड़पता रहा। उस वक्त पर भी म्याम्या ने उसे बहुत सहारा दिया और ये तय कर लिया कि वो ईवो को बचा कर रहेगी। इसीलिए उसने सिटी के इस स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, इसे क्वालिफाई किया ताकि वो ईवो को एक नई ज़िंदगी दे, आज़ादी से भरी हुई। लेकिन ईवो के अंदर जो द्वंद था वो तो किसी को भी समझ में नहीं आया। अब उसने ऐसा क्या देखा था जिस वजह से उसे इतना बुखार आ गया, वो इतना बीमार पड़ गया, ये हम आगे देखेंगे। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि म्याम्या ईवो की प्रोटेक्टर थी। वो ईवो को अपने बच्चे की तरह संभालती थी। वो अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार थी। फिर भी थी तो एक बच्ची ही, उससे जितना हो सकता था उतना वो ईवो को संभालती थी। लेकिन अब जब उसने देखा कि ईवो की तो शादी हो चुकी है तो उसने अपना ध्यान उससे हटाया ताकि ईवो को अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी प्राइवेसी मिले। ये शादी होते वक्त भी मैं ये सोच रही थी कि शायद यही सही है, क्योंकि जब ईवो बीमार हुआ था वो म्याम्या के गले लगकर बहुत बुरी तरह से रो रहा था, कह रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, लड़कियां तो देवी की तरह होती है, उनके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जिस तरह की ईवो की हरकतें थी वो म्याम्या के साथ बहुत नेचुरल रहता था। उसकी भाभीयों को टच करने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसकी माँ को टच करने में उसे प्रॉब्लम नहीं था, जबकि म्याम्या के बाकी के अंकल हमेशा मर्दों के बीच में रहा करते थे। ये देखकर म्याम्या को इतना तो समझ आ गया था कि वो वीमेंस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बॉयज़ लव के बारे में पता भी था। वो ड्रामास भी देखती थी, थोड़ी सी ओपन माइंडेड थी। और जैसे ही वो सिटी में आई उसने कॉलेज में भी बहुत सारे कपल्स को देखा, लड़कियां लड़कियां साथ थी, लड़के लड़के साथ थे। तो उसने ये बात मान ली कि सिर्फ गांव में ही ऐसा होता है कि लड़के की शादी लड़की से ही होनी चाहिए, सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर सकते हो। और जब उसने ईवो को जहान अंकल के साथ खुश देखा तो वो समझ गई कि ईवो की खुशी यहीं पर है। पर शायद से ये सब भी कोई धोखा था, कोई रंगीन सपना, क्योंकि जो ईवो की हालत है उसे तो ये साफ पता चल रहा था कि वो इस सब में शायद खुश था ही नहीं। फिर वो मुस्कुरा क्यों रहा था? शायद से उसे कुछ प्रॉब्लम है जो मैं समझ नहीं पाई। अब वो खुद को दोष देने लगी थी कि उसने ईवो का सही से ख्याल नहीं रखा। उसकी आंखों के सामने ईवो के साथ बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाई। इधर चेंग ने वाइप करने के लिए ईवो के पजामाज ओपन किए और तब इन तीनों के होश उड़ गए। ईवो के बदन पर कितनी सारी जगहों पर काटने के निशान थे, कहीं पर लाल, कहीं काले, कहीं कहीं जामुनी रंग के। मतलब उसके साथ इतना बुरा सलूक होता था कि इंसान उसे मारता था। यहाँ तक कि उसके पेट पर जहाँ वो टैटू बना था वहाँ सेप्टिक हो चुका था, क्योंकि उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा गया था। अचानक से इन तीनों को ये वो बहुत मासूम और जान एक टेबल जैसा लगने लगा। वैसे भी जिंगलिंग और चेंग तो जहाँ से थोड़े से कटे कटे से रहते थे, उन्हें जहाँ से डर लगता था। पर पहली बार म्याम्या को भी जान का कहीं ना कहीं असली चेहरा सामने दिखने लगा और वो वहाँ से दौड़कर बाहर चली गई। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, उसके पीछे जिनलिंग भी दौड़ा। म्याम्या ने तुरंत अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े पैक करना शुरू किया। जिनलिंग से कहा कि वो अब यहाँ और नहीं रह सकती, उसे अपने अंकल को लेकर यहाँ से जाना होगा और वो उसकी मदद करे। जिनलिंग भी इस बात के लिए मान गया। उसने म्याम्या की हेल्प की। वो म्याम्या से प्यार करता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो म्याम्या को तकलीफ़ देगा, उसके अंकल को तकलीफ़ देगा। अब अपना सामान पैक करके म्याम्या ईवो के कमरे में आई उसका सामान पैक करने के लिए।
चेंग ने उसे तुरंत रुक जाने के लिए कहा, पर म्या शांत नहीं हो रही थी। अब चेंग ने उसे ज़बरदस्ती नीचे बेड पर बिठाया, ईवो के बगल में। म्या ने तुरंत ईवो का दूसरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए चेंग से कहने लगी, क्या मेरे अंकल इसलिए इस घर में आए थे शादी करके? मैंने सोचा था कि उन्हें फ्रीडम मिल जाएगा, उन्हें अपना प्यार मिल जाएगा, लेकिन देखो आपके बड़े भाई ने क्या किया उनके साथ। उन्हें कुत्ते की तरह कितनी जगह पर काटा है। अब चेंग परेशान तो था, इधर जिनलिंग भी परेशान होकर म्या की तरफ देख रहा था। उसे भी आंसू आ रहे थे और म्या तो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। पर चेंग को और कंट्रोल नहीं हुआ और वो बहुत बुरी तरह से हंसने लगा। म्या तुरंत चुप हो गई और जिनलिंग भी चौंक कर चेंग की तरफ देखने लगा कि उसके अंकल को कहीं पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा। अब चेंग काफ़ी देर तक हंसता रहा और फिर उसने जिनलिंग और म्या की तरफ देखा और उनके चेहरे देखकर उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और फिर वो म्या को समझाने लगा, तुम्हें पता है इस चीज़ को क्या कहा जाता है? मैंने गुस्से में कहा, क्या कहा जाता है? तो चेंग ने कहा, इसे लव बाइट्स कहते हैं। लव और बाइट मतलब प्यार में काटना। मैंने तो यही तर्क लगा लिया। इधर जिनलिंग को थोड़ा कुछ तो समझ आ गया, लेकिन जैसा कि वो दोनों अभी तो इस बारे में सोचते नहीं थे, उन दोनों को अचानक से ये चीज़ स्ट्राइक कर गई कि ये लव बाइट्स है। मतलब ये वैसे चीज़ें करते वक्त हो जाता है। अब मैंने सर झुका लिया। जिनलिंग तो बिना किसी को देखे बस घूमा और 1-2 कदम आगे चल दिया। उसके बाद जो भागा सीधा अपने कमरे में आकर छुप गया। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। इधर मैं तो चेंग के सामने ब्लश कर रही थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके अंकल के साथ ये सब कुछ हो। तो उसने चेंग से कहा, पर इतनी बुरी तरह से कौन करता है? अंकल को कितना दर्द हो रहा होगा। अब चेंग म्या की बात तो समझ गया। उसने कहा, ये कपल के बीच का मामला होता है, वो जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। ईवो के हाथ और पैर पर जो टेप की वजह से कसने के निशान पड़े थे वो भी फेड थे पर दिख रहे थे। मैंने उन निशानों पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, इतनी बुरी तरह से अंकल को बांध कर भी। अब चेंग ने म्या से कहा, मुझे नहीं लगता ये बातें जितनी दिख रही है उतनी सिंपल है। सबसे पहले तो हमें तुम्हारे अंकल के होश में आने का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद ही हम उनसे पूछकर आगे का डिसीजन लेंगे। तो तुम किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत करो। मैं भी इस बात को समझ गई और मान भी गई कि अभी के लिए ईवो का रेस्ट करना ज़रूरी था, जो कि चेंग के सुपरविजन में हो तो अच्छा है। वो अपने रूम की तरफ वापस जाने लगी और जैसे ही जिनलिंग के रूम के सामने से होकर गुजरी, उसे अचानक से बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। शायद से वो जिनलिंग का सामना ही नहीं करना चाहती हो। वो अपने रूम में चली गई, दरवाज़ा बंद किया। उसके दिल की धड़कनें भी बहुत बढ़ गई थी। अब शायद वो जिनलिंग को फिर कभी उस नज़र से देख नहीं पाएगी जैसे कि पहले देखा करती थी, एक अच्छे दोस्त की तरह। और कहीं ना कहीं चेंग ने भी ये बात नोटिस कर ली, क्योंकि अगली बार मतलब जब वो ईवो को चेक करने के लिए आए, म्या और जिनलिंग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थे, नॉर्मल नहीं थे। वो नज़रें नहीं मिला रहे थे। म्या और जिनलिंग दोनों के गालों पर ब्लश था। इधर चेंग अपनी लव स्टोरी को लेकर जितना खुश था, उतना ही अपने भांजे की लव स्टोरी को लेकर भी खुश था कि उसे भी उसका प्यार मिल गया है और दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल है। अब ईवो के मेडिसिन का असर ख़त्म होने का वक्त आ गया था। ईवो को होश में आ जाना चाहिए था, लेकिन वो होश में नहीं आया। चेंग ने उसकी पल्स चेक की तो सब कुछ सही जा रहा था, मतलब कि ईवो बस सो रहा था।
और ऐसे ही सोते सोते इतना समय बीत गया। अब चेंग, म्या, जिनलिंग तीनों परेशान होने लगे थे, लेकिन ईवो बड़ा ही सुकून से सो रहा था। पूरा दिन बीत गया। दूसरे दिन दोपहर को ईवो ने थोड़ी सी हरकत दिखाई। वो इतनी देर तक सो रहा था, इसी बात से पता चल रहा था कि उसे नींद की कितनी कमी हो गई थी। शायद से पिछले 8-10 दिन से, जब से वो इस शाओ मैंशन में आया था, उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। और आखिरकार ईवो को होश आ ही गया। पर जैसे ही होश आया, ईवो ने आंखें खोली। वो शायद से सब कुछ भूल चुका था। फिर से एक बार मेमोरी लॉस। पर जल्द ही उसने मेमे को पहचान लिया और फिर अपने सराउंडिंग को देखा। चेंग, एक बिल्कुल अनजान चेहरा उसके सामने था, और ये लड़का जिनलिंग। उसे देखकर ईवो को गुस्सा आया। उसे कुछ कुछ बातें याद आने लगी कि कोई बंदा उसके साथ बहुत कुछ कर रहा था जो उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन वो चीज़ें गलत थी। अचानक से ईवो उठकर खड़ा हुआ। उसके पैर जवाब दे गए और वो बेड से नीचे गिर गया। उसके हाथों की आईवी ड्रॉप भी झटके से अलग हो गई। वहाँ से खून आने लगा। ईवो बेकाबू हो गया था। चेंग, जिनलिंग, म्या तीनों ने मिलकर उसे बहुत संभालने की कोशिश की। ऊपर से कुछ सर्वेंट्स भी आ गए उनकी मदद के लिए, पर ईवो कंट्रोल नहीं हो रहा था। मजबूरन चेंग को वापस से उसे इंजेक्शन देना पड़ा ताकि वो शांत हो जाए। अब चेंग ने वापस से ईवो को दूसरी जगह पर आईवी ड्रॉप लगा दिया और तीनों फिर परेशान होकर वहीं पर बेड पर बैठ गए। सारे सर्वेंट्स को फिर से एक बार जहन के रूम से निकाल दिया गया। अब तीनों भी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे कि अब क्या करे, ईवो के साथ क्या हो गया है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर ईवो तो मतलब चेंग को देखकर ही इतना हाइपर हो गया था। ऐसे में उसके पास कौन रहे, उसका ख्याल कौन रखे, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।